हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं आकाश शर्मा आज आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। और चैप्टर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। हम आज आपको ये समझाने वाले हैं कि हमारी प्रकृति में जितने भी जीव रहते हैं वो अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, वो जनन कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर जनन नहीं होगा हमारी इस पृथ्वी पर तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होने वाली है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जीवों की निरंतरता नहीं बनी रहेगी, जिसके कारण वंश का विनाश हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव जनन किस प्रकार करता है और जनन होता क्या है वास्तविकता में। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा जनन। ठीक है, जनन ये हेडिंग है। तो जनन में होता क्या है आपको समझ लीजिए। इसमें कोई एक जनक होता है, एक जनक होता है या फिर दो जनक होते हैं। ठीक है, वो हम आगे चलकर देखेंगे। एक जनक को हम अलैंगिक जनन और दो को हम बोलते हैं लैंगिक जनन। दो जनक होते हैं दो। अब हम बताएंगे कि जब जनक किसी जनक के द्वारा या फिर किसी जीव के द्वारा एक नए जीव को उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं जनन। ठीक है, और ये जनन जो होती है एक जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, आपको हम बता दें कि जनन जो होती है, हमने बता दिया किसी एक जीव द्वारा किसी एक जीव से दूसरे छोटे से जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। देखिए, हमने जनन तो देख लिया कि किसी एक जीव से दूसरे छोटे से जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है, जनन। अब हम बात करेंगे कि जनन का हमारे जीवन में क्या महत्व है या फिर पूरी पृथ्वी पर इस जनन का महत्व क्या है। तो देखिए, जनन का महत्व इस तरीके से समझेंगे कि ये एक क्या है, जैविक प्रक्रिया। जनन केवल जो होता है वो केवल जिंदा लोगों में होता है, जिंदा जीवों में होता है। दूसरा पॉइंट है जाति की निरंतरता। इसका मतलब ये है कि जनन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाति की निरंतरता होती है वो बनी रहती है। अगला है संख्या में वृद्धि। आपको पता होगा कोई एक व्यक्ति है, एक ने दो बनाए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32। इसका मतलब आपको पता ही होगा कि इंडिया तो हमारा वैसे भी पॉपुलेशन के मामले में कितना है, सेकंड नंबर पर है। तो कर क्या रहे हैं हम, संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ, लाभदायक विभिन्नता। लाभदायक विभिन्नता वंशागत। इसका मतलब जो हमारे लिए लाभदायक विभिन्नता होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती हैं। ठीक, अगला है जैव विकास में सहायक। तो जैव विकास में सहायक का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे ये विकास चलता रहता है तो अच्छे गुणों वाली जो संतान होती है वो उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने देखा जनन क्या होता है और जनन का क्या महत्व होता है। ठीक, अब हम बताएंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। ठीक है, अलैंगिक जनन जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका मतलब जब कोई एक जीव नए जीव को उत्पन्न करता है तो उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है इसकी कुछ विशेषता भी हैं जो आप मतलब कि समझ लीजिए और कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए। अलैंगिक जनन जो होता है वो एकल जनक द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें तेजी से जनन होता है, मतलब तीव्र गति से जनन होता है। अगला पॉइंट है कि इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। अगला पॉइंट है कि ये जैव विकास में सहायक नहीं होता, अलैंगिक जनन। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता, क्योंकि इसमें युग्मकों का निर्माण ही नहीं होता तो इसलिए इसमें युग्मक संलयन भी नहीं होता है। ठीक है, आइए तो अब हम देख लेते हैं अलैंगिक जनन हम देख चुके हैं। अब देखेंगे क्लोन कि क्लोन क्या होता है। क्लोन देखिए मैं यहां पर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई अमीबा है। ठीक है, ये मेरे पास कोई अमीबा है। जब एक अमीबा ने क्या किया, मान लीजिए ये अमीबा तैयार कर दिए, ये क्या कर दिए, अमीबा तैयार कर दिए। तो जब एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक और संरचनात्मक रूप से अपने जनक के समान होती है तो उसे हम बोलते हैं क्लोन। तो ये क्या होंगे, क्लोन होंगे। ये क्लोन किसके हैं, ये क्लोन है अपने जनक के। ठीक है, क्योंकि ये सेम टू सेम वयस्क होने के बाद में अपने जनक के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए
तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर मैंने बताया है आनुवांशिक एवं संरचनात्मक रूप से जनक के क्या होती हैं, क्लोन समान होते हैं। ये पेपर में कई बार आ चुका है, पेपर में 1 नंबर का आता है, या तो ऑब्जेक्टिव आता है या फिर अति लघु में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना भी आपको समझाया जा रहा है इसको आप नोट डाउन करते चलिए। यूपी बोर्ड के लिए जो क्लासें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बायोलॉजी क्लास, और आपको बता दें कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप कर लीजिएगा, आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, देखिए अब देखते हैं लैंगिक जनन के प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक, हम एक एक करके टाइप देखते चलेंगे, मैं यहाँ पर आपको समझाता चलूंगा, आप ध्यान से समझते चलिएगा। पहला पॉइंट है कोशिका विभाजन। पहला क्या है, कोशिका विभाजन, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, जब कोई कोशिका अपना वृद्धि करके अपनी कोशिका को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, कोशिका को विभाजित कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा के प्राणी जो होते हैं, जो जंतु होते हैं, इनमें एक ऐसी विशेषता पाई जाती है कि ये वृद्धि कर कर अपने शरीर को डिवाइड कर लेते हैं, उसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और ये जो देखने को मिलता है, ये देखिए इस तरह की मिलता है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, ये क्या है, कोई बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा आगे, मतलब कि ये पहले तो बड़ा होगा, पहले तो क्या होगा, बड़ा होगा, वृद्धि करेगा पहले ये, और वृद्धि करने के बाद में फिर क्या करता है, 2 बैक्टीरिया में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या, एक सेल का क्या हो चुका है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, जब अब यहां पर देख रहे होंगे कि बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, अपनी सेल को डिवाइड कर लिया है, इसी को हमने क्या बोल दिया, सेल डिवीजन। तो कुछ इनमें जो जनन होता है मोनेरा और प्रोटिस्टा के प्राणियों में, वो कोशिका विभाजन के द्वारा जो नई कोशिका बनती हैं उन्हीं को हम लैंगिक जन, अलैंगिक जन के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा के प्राणियों में कोशिका विभाजन द्वारा जनन होता है, और जो वृद्धि करके एक नया जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है द्वितीय विखंडन। द्वितीय विखंडन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। इसका मतलब बहुत आसान है। मेरे पास मान लीजिए ये कोई जीव है, जब ये जीव क्या किया, इस तरीके से 2 जीव में ये कन्वर्ट कर, पहले एक जीव था, ये पहले एक जीव था, उसके बाद में इसने अपने आप को क्या कर लिया, 2 भागों में डिवाइड कर लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीय विखंडन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अमीबा है, ये मेरे पास कोई अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, अपने आप को धीरे धीरे केंद्र को विभाजित कर रहा है। यहां पर एक खांसी भी बन चुकी है, और आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा, यहां पर एक नया अमीबा और यहां पर एक नया अमीबा। ये देखिए, तो आपने देखा एक अमीबा ने 2 अमीबा तैयार कर दिए। ठीक है, एक अमीबा ने 2 अमीबा तैयार कर दिए, तो इसी को क्या बोलेंगे, द्वितीय विखंडन, क्योंकि अमीबा ने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब अमीबा या पैरामीशियम या फिर प्रोटोजोआ संघीय प्राणी जो हैं अपने शरीर की कोशिका को, एक कोशिका को 2 कोशिका में ब्रेक कर देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीय विखंडन। ठीक है, और जो नया जीव, जो नई कोशिका बनी है, नई कोशिका को हम बोलते हैं संतति कोशिका। संतति कोशिका वृद्धि कर कर अपने जनक के बिल्कुल समान दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते थे, क्लोन बोलते थे। ठीक है, आइए, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा द्वितीय विखंडन। जब कोई एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है तो उसे हम द्वितीय विखंडन बोल देते हैं। ये किस में देखने को मिलता है द्वितीय विखंडन, तो आप बताएंगे अमीबा, पैरामीशियम। किसमें मिलेगा ये, अमीबा में और पैरामीशियम में ये देखने को मिलेगा, या फिर आप प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों को बोल सकते हैं। ठीक है,
देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप मतलब कि कॉपी को लेकर बैठिएगा और इन्हें नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। आइए, ये है हमारा मुकुलन। मुकुलन को हम बोलते हैं बडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बडिंग बोलते हैं। और मुकुलन जो प्रोसेस होती है ये हाइड्रा और यीस्ट जैसे जीवों में देखने को मिलती है। मैं आपको यहाँ पर यीस्ट के माध्यम से समझाऊंगा। यीस्ट जो होता है ये एक प्रकार का फंजाई होता है जो एक कोशिकीय फंजाई है। ये इसको बेकरी उद्योग में काफी यूज करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यदि n की वैल्यू 3 हो तो कितने कक्षक होंगे? प्रत्येक आंसर देंगे। यदि n की वैल्यू 3, नो, वेरी गुड। देखिए हमारे पास ये कोई यीस्ट है, तो यीस्ट की कोशिका में कोशिका वृद्धि होती है, एक उभार सा उत्पन्न होता है। उस उभार को हम बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल, ठीक है। जब ये मुकुल मात्र कोशिका से अलग हो जाता है, मुकुल जब मात्र कोशिका से अलग हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मुकुलन। और ये मुकुलन जैसी प्रोसेस किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है यीस्ट में और हाइड्रा में, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बताते हैं। आगे हमारी हेडिंग है पुनरुद्भवन। आगे हेडिंग कौन सी है? पुनरुद्भवन। देखिए आपको जो मैं डायग्राम बताना हूं, डायग्राम को भी बनाते चलना, पेपर में पूछे जाते हैं ये। पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन को हम प्लेनेरिया की सहायता से देखेंगे। तो आप में से कोई बताएगा कि प्लेनेरिया किस संघ में रखा जाता है? तो प्लेनेरिया आता है प्लेटी हेलमंथी समूह में, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये प्लेनेरिया है। जब प्लेनेरिया को हम कुछ भागों में काट देते हैं, जब ये जीव कुछ भागों में कट जाता है तो इसका कटा हुआ भाग क्या करता है? दोबारा अपने शरीर के भागों को पुनः स्थापित कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस कटे हुए भाग से एक नया जीव बन गया, इस कटे हुए भाग से एक नया जीव बनेगा और इस कटे हुए भाग से एक नया जीव बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें कहेंगे कि ये जीवों की ऐसी विशेषता है जिसमें इन जीवों को कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं, तो इसका प्रत्येक कटा हुआ भाग वृद्धि करके एक नया जीव बना लेता है। जीवों के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन बोलते हैं, रीजनरेशन बोल देते हैं। रीजनरेशन जो होता है ये किन प्राणियों में पाया जाता है? तो आप बताएंगे हाइड्रा में देखने को मिलता है। और आप उनको बता दें ये प्लेनेरिया, अभी बताया था ना मैंने, ये क्या है? प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा में पुनरुद्भवन देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अलैंगिक चल बीजाणु की। अलैंगिक चल बीजाणु की तो अलैंगिक चल बीजाणु में देखिए इस प्रकार की संरचना आती है। आप में से कोई भी व्यक्ति बताएगा कि ये है क्या चीज है? कोई भी व्यक्ति बता दीजिएगा इसका नाम क्या है। तो बताएं आपको कि ये अलैंगिक चल बीजाणु है। और अलैंगिक चल बीजाणु जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, गोल आकार या अंडानुमा होते हैं और ये पानी में पाए जाते हैं। ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल बनाया है ये एक प्रकार का शैवाल है, हरा शैवाल। और हरे शैवाल में कौन सा शैवाल है? इसको बोलते हैं हम क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास के जो बीजाणु होते हैं वो सूक्ष्म दर्शीय होते हैं और चलनशील होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। इनको हम जू स्पोर भी बोल देते हैं, ठीक है। आइए हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट है कोनिडिया एवं जेम्ब्यूल। तो कोनिडिया और जेम्ब्यूल किन में पाए जाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं अभी। देखिए पहली बात करेंगे हम कोनिडिया की, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये इस तरीके की एक संरचना होती है। ये जो संरचना है आपने शायद देखी तो होगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि आपको याद होगी या नहीं। ये जो संरचना है बताइएगा आप में से कोई भी कि ये कौन सी संरचना है। ये संरचना है पेनिसिलियम की, ठीक है।
तो कोनिडिया जो होते हैं ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलेंगे इसको हम कोनिडिया बोलते हैं। ये पेनिसिलियम के अंदर पाए जाते हैं। जब कोनिडिया पेनिसिलियम से अलग हो जाते हैं, जब इनको अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ये एक नए पेनिसिलियम में, नए कवक में, नए जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो आप बता देंगे पेनिसिलियम में। और पेनिसिलियम एक ऐसा कवक होता है जिससे सबसे पहली एंटीबायोटिक तैयार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो निमोनिया और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में एक बहुत अच्छा इसने अहम भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं जेम्यूल। तो देखिए जेम्यूल क्या होता है। ये इस तरीके की आप लोगों ने संरचना देखी होगी। एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये वाली संरचना जो मैंने आपको बताई है, ये सभी संरचना एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगी। ठीक, आपको बता दें ये जो संरचना है ये मिलती है स्पंज में। स्पंज आप लोग जानते होंगे, स्पंज को हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा बोलते हैं। जब हमने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तो जंतु जगत में सबसे पहला संघ जो होता है वो पोरीफेरा होता है। ठीक है, ये छिद्रयुक्त प्राणी जो कहलाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, जेम्यूल होते हैं। बहुत सारे क्या होंगे इसमें, बहुत सारे इसके अंदर जेम्यूल पाए जाएंगे। और ये जो जेम्यूल होते हैं ये जब वातावरण इनको अच्छा मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ये जेम्यूल यहाँ से निकल आते हैं और पानी में मुक्त कर दिए जाते हैं। और जैसे ही ये पानी में मुक्त हो जाते हैं तो जिस स्थान पर ये मतलब कि इनको अनुकूल वातावरण लगता है वहां पर ये नए स्पंज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जीवों में जनन, उसमें मैंने हम बताया था आपको कि जनन क्या होता है, जनन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या फिर हमने बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल हैं, क्या डायग्राम है, पूरा हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो आपके पास ये बेस्ट टाइम है कि इसका आप यूज कर सकें। हमारी इस वीडियो को जो इंटर में जितने व्यक्ति हैं सब लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग अपने घर पर बैठकर मतलब कि स्टडी कर सकें। देखिए आपने काफ़ी टाइम से टिकटॉक वीडियो ये तो सारी चला रखी होंगी, लेकिन अब पढ़ाई का टाइम आ चुका है तो आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय रस्तु।